सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इकनॉमिक सर्वे जारी हो चुका है 2023-24 का, और अगले माली साल का बजट ये वफाकी हुकूमत कल पेश करने जा रही है। अब उस बजट में कितने नए टैक्स लग सकते हैं, कितनी टैक्स छूट खत्म हो सकती है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स नेट में लाया जा सकता है। कई एक ऐसे सेक्टर हैं जो कि इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, और फिर उसका जो बोझ है वो एक आम आदमी पर पड़ता है, वो उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो कि पहले से टैक्स पेयर्स हैं, उन पर रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसी तजावीज़ हुकूमत के पास गई, लेकिन हुकूमत ने उसको रद्द किया। अब जहां कल ये बजट पेश किया जा रहा है वहां पर एक इशू ये भी है कि ये जो 18,900 अरब का ये बजट है, तो जो टैक्स रेवेन्यू का जो कलेक्शन का जो टारगेट है वो तकरीबन 13,000 अरब के करीब होगा। ये कितने खसारे का बजट होगा, और फिर इस रेवेन्यू में से भी तकरीबन 9,700 अरब वो चले जाएंगे जो हमारे कर्जे हैं उसकी मद में, जो हमारे सूद होते हैं उसकी मद में, कर्ज़ों की किस्तों की मद में। तो ये इतना बड़ा अमाउंट जब निकल जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान को चलाने के लिए इस हुकूमत के पास क्या कुछ बचेगा। ज़ाहिर है जैसे ऐसे दिन गुजर रहे हैं, हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी पर ये कितना बड़ा बोझ है, और इन कर्ज़ों के रहते हुए हम अपनी इकॉनमी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक के बाद एक IMF प्रोग्राम में हम जाते हैं। इस वक्त जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून उसमें सबसे बड़ी जमात है। शहबाज शरीफ अक्सर चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आने वाले बजट पर उन्होंने अपने ही इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी जो कि अमली तौर पर हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी सपोर्ट से हुकूमत कायम हुई है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात कल सामने आए। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि ये बजट क्या बजट में हुकूमत करने जा रही है, हमें इससे मुताल्लिक कुछ इल्म नहीं है। चाइना के दौरे पर क्या कुछ हुआ है उसका हमें कोई इल्म नहीं है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या यहाँ से हुकूमत के गैर मुस्तहकम होने की शुरुआत हो सकती है। इस पूरी सूरत हाल पर हुकूमत के क्या चैलेंजेस हैं, जो बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से हमें तमाम सवालात पूछेंगे, और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा गौस पाशा साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वो पेश करेंगे। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आयशा गौस पाशा साहिबा, ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल जो बजट पेश होने जा रहा है इसमें कितने नए टैक्सेस एक आम आदमी पर आयद होने जा रहे हैं, कितनी एक आम आदमी की ज़िंदगी इसके बाद मुश्किल सकती है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पहले टैक्स नेट में नहीं थे और इस हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त इक़दाम के ज़रिए उनको टैक्स नेट में हुकूमत लेकर आई है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखिए, ये बजट जो आप देख रहे हैं वो हमारा बेसिकली उसके खदोखाल जो हैं वो हमारे IMF प्रोग्राम से डिटर्मिन होंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत ये है क्योंकि कि हम IMF प्रोग्राम में ही रहें, और जो हमारा अगला प्रोग्राम है वो उसका जल्द अज जल्द उसको साइन करें, वो अग्रीमेंट हो जाए हमारा, और वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है हम 3 साल के लिए आ जाएं उस पर। वो उसकी ज़रूरत क्यों है? इसलिए कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, यानी डॉलर की मुल्क को ज़रूरत है, वो डॉलर हमें IMF के पिछले प्रोजेक्शन के हिसाब से कोई $60 बिलियन कम अज कम हमें चाहिए। वो हमें वरना कहीं से मिलने के चांस ऐसे नहीं बनेगा जब तक आप IMF प्रोग्राम पे नहीं होंगे। इसलिए IMF के प्रोग्राम सिर्फ अपने ही 6 बिलियन 8 बिलियन नहीं लाएगा, वो तो और मल्टीलैटरल एजेंसीज और बायलैटरल एजेंसीज इससे लिंक्ड होती हैं। तो हमें अब IMF प्रोग्राम पे रहना ही पड़ेगा। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात ये कि IMF प्रोग्राम में क्या क्या मेजर्स आ रहे हैं। देखिए, एक तो अब वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि जिससे मैं पूरी एग्री नहीं कर रही हूँ, कि वो सेल्स टैक्स के रेट को बढ़ा दे। अच्छा, 19% की रेट की बात हो रही है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त हमको डायरेक्ट टैक्सेस पे ज्यादा जोर देना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स आम आदमी पे बोझ डालता है, आप इसको अवॉइड करना चाहिए सबसे पहले। सही। दूसरी चीज, बट ये मेरे ख्याल से अभी तक गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर पाई है IMF को इससे। अब नेक्स्ट जो आ रही है गवर्नमेंट खुद कन्विंस है इस मामले पर? IMF को कन्विंस करना तो एक बात का मरहला है, गवर्नमेंट खुद इस मामले पर कन्विंस है जिस पर आप IMF को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि जी ये जिन पर पहले से टैक्स का बोझ है उन पर ये टैक्स का बोझ मजीद नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से इसमें तो गवर्नमेंट को
इस वक्त गवर्नमेंट के का जो रुझान है वो ये है कि IMF का किसी तरह ये प्रोग्राम हम साइन कर लें, क्योंकि हमारी जो नीड्स है वो इतनी ज्यादा है, जरूरत IMF प्रोग्राम में रहने की इतनी ज्यादा क्रिटिकल है। ये पिछले, क्योंकि अपने जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे PDM गवर्नमेंट में, तो मुल्क डिफॉल्ट के नहर से होता हुआ 2 दफा तकरीबन गुजरा। मैं खुद भी उस वक्त हुकूमत में थी, हमने 2 दफा वो सिचुएशन देखी कि बस अब किसी भी मतलब बड़ी हम तंगी में थे। अब वो सिचुएशन देखने के बाद तो अब वो चाह रहे हैं IMF के पास। इम्पोर्टेंट बात ये कि IMF हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्टर आ जाता है कि आपकी बात IMF उस वक्त मानने को और आपके लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार होगा जब उसको एक नजर आ रहा हो कि आपके पास कोई सॉलिड प्लान है वो रिसोर्स जनरेट करने का, और मोर इम्पोर्टेंटली आपके पास वो यानी आपकी बात की क्रेडिबिलिटी IMF के पास हो। ट्रस्ट डेफिसिट एक हमने देखा है। तो ऐसे साहब IMF के पास हम ये प्लान क्यों नहीं लेकर जा रहे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मुकम्मल तौर पर टैक्स नेट में ला रहे हैं, हम अपने रियल एस्टेट सेक्टर को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं, हम रिटेल सेक्टर को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। ये प्लान शायद अगर हुकूमत रखेगी तो बड़ी आसानी के साथ IMF कन्विंस हो जाएगा पाकिस्तान को प्रोग्राम देने के लिए। जी, असल में ये सब चीजें तो अब खुद IMF भी हमसे कह रहा है, क्योंकि हम खुद ये सारे उनको खुद नजर आ रहा है कि किस कदर इम्बैलेंस टैक्सेशन पाकिस्तान में करते रहे, कितने अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं जो कि अब देखिए ना, सर्विसेज सेक्टर तकरीबन आधे से ज्यादा इकोनॉमी है आपकी, उसमें एग्रीकल्चर डालने आप तो एग्रीकल्चर 20% और है, तो आपकी इतना बड़ा पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी जो है वो फुली टैक्स नहीं है, वो नहीं दे रहे हैं उतना टैक्स जितना उनको देना चाहिए। तो इस तरफ तो रुझान डेफिनेटली होना चाहिए IMF का, और गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्यों नहीं आ पा रहा, अगर ये नहीं हुए तो इसकी वजूहात फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी साइड पे हमें ले जाती है। अच्छा आयशा साहब, जो इसकी पॉलिटिकल जो इसकी ये वजूहात हैं, इस पर हम जरा डिटेल से थोड़ा बात करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि नुमान अब्दुल मजीद साहब भी, चूँकि माहिर माशियात हैं, नदीम कुरैशी साहब भी साथ हैं, जरा इनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। तो नुमान साहब, ये अब IMF को हमें कहना पड़ रहा है कि जी आप ये अपने जो सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स एग्जिबिशन है उनको आप टैक्स नेट में लेकर आएँ। इससे पहले की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रही हैं वो ये नहीं कर सकें। अब यहाँ इंटेंशन का मसला है, यहाँ पर विल का इशू है। आपके नज़दीक बुनियादी मसला क्या है जो ये एग्रीकल्चर को, रियल एस्टेट सेक्टर को, रिटेल सेक्टर को हमने खुली छूट दी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि IMF का आई थिंक 24वां प्रोग्राम है जिसके अंदर अभी हम जा रहे हैं, और मुझे तो अपनी रीसेंट मेमोरी में याद नहीं पड़ता कि मासिवाय शायद 2-1 सालों के हमारा कोई भी ऐसा बजट बना हो जो हमने IMF की हिदायत के बगैर बनाया हो। और एग्जैक्टली हर बजट से पहले हम यही सवालात कर रहे होते हैं कि जो अभी आपने किए हैं कि जो हमारे अनटैक्स सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है उसको हम कैसे टैक्स नेट के अंदर लेके आएँ, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती ना कि हमें अपने टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आप ये देखें एक सेकंड के लिए कि अभी जो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है 2.4% उसके अंदर GDP ग्रोथ है आपकी, और उसके अंदर आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन की ग्रोथ है वो तकरीबन 40 या 41% के आसपास है। यानी एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर इकोनॉमी सिर्फ 2.5% से ग्रो कर रही हो और आपका रेवेन्यू 40% से बढ़ रहा हो, और जबकि वो सेक्टर जो टैक्स नेट के अंदर मौजूद नहीं है वो उसके अंदर अभी भी ना लाए जा रहे हों, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी रेवेन्यू पिछले साल आया है और अगले सालों में भी जो रेवेन्यू आएगा वो उन्हीं लोगों से आएगा जो कि टैक्स नेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, इसके अंदर सारा जो गेम आखिर में आ जाता है ना वो पॉलिटिकल विल, इसमें कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं है कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा। वो इकोनॉमी के सेक्टर जो सबसे ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, अभी आपने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे में भी आया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने गालबन 6.3% से ग्रो किया है। यानी हमारा जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो पैसे बना रहा है, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन वो पैसे तो बना रहे हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का 60% भी एग्रीकल्चर पर है, लेकिन 40 या 60% जो भी है, लेकिन जो आपकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर है और सबसे हाई ग्रोथ सेक्टर है, अगर वही पैसे नहीं दे रहा तो बाकी लोग क्या करेंगे। अब आप ये भी देखें कि आपका अब जो इकोनॉमी का आप स्ट्रक्चर देखें कि आपके पाकिस्तान तकरीबन 60-40 रूरल अर्बन है, तो आपकी जो थोड़ी बहुत जो डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की है वो भी सिर्फ अर्बन एरियाज के अंदर, रूरल के अंदर तो है नहीं। तो मुश्किल से पाकिस्तान का कोई मेरा ख्याल में 5-7 या 10% तबका ऐसा है जो कि टैक्स नेट के अंदर है। ये बुनियादी हकाइक हैं। अब इसके अंदर सारा बात आ जाती है वो पॉलिटिकल विल के ऊपर आ जाती है कि कौन सी गवर्नमेंट मजबूत फैसले करने को तैयार है, क्योंकि पिछले तो एक ज़माना हो गया, हम तो देख रहे हैं, क्योंकि तकरीबन आप देखेंगे हर गवर्नमेंट ही IMF प्रोग्राम में रही है, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, PTI गवर्नमेंट हो या PMLN की गवर्नमेंट हो, IMF प्रोग्राम को सबने भुगता है। इवन मुशर्रफ साहब वगैरह की गवर्नमेंट के अंदर भी IMF प्रोग्राम मौजूद था, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जो है ये मुश्किल फैसले नहीं कर सकी है कि हम जो है अनटैक्स सेक्टर को लेके आ सकें। ऐसा नहीं है कि मौजूदा गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट
तो सारी पार्टी सी गवर्नमेंट ने। तो अब मुझे ही समझ में नहीं आता है कि अब कौन ये फैसला आखिर में करेगा कि अनटैक्स सेक्टर को लेके आ, क्योंकि इसके अलावा तो कोई हल ही नहीं है आपके पास कि आप अनटैक्स सेक्टर को टैक्स के अंदर लेके आ सकें। और जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि हम आईएमएफ से किस तरह जान छुड़ा सकते हैं, वो तो एक अलग डिस्कशन है कि उसके लिए जाहिर है कि हमें प्रॉपर इकोनॉमिक प्लान चाहिए होगा। हमें उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिसके थ्रू हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला हल हो सके, जैसे कि आईटी एक्सपोर्ट्स वगैरह, उसके अलग डायनामिक्स, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। अभी तो सिर्फ हम फिस्कल साइड की बात कर रहे हैं कि फिस्कल साइड पे अगर हमें कवर अप करना है। दूसरी चीज ये कि अब जो अभी पिछले दिनों जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, तो उसके अंदर कुछ इन्फ्लेशन की रेट्स में कमी आई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसके बाद शायद कुछ इंटरेस्ट रेट के अंदर भी कमी आएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट में कमी आती है तो जाहिर है कि गवर्नमेंट के पास काफी सारी बचत होगी इसके अंदर, क्योंकि डेट का हजम बहुत बड़ा है। तो मैं समझता हूँ उसका फायदा भी आवाम तक पहुंचना चाहिए। अभी भी बहुत मोहतात रवैया हुकूमत ने इख्तियार किया है कि जहाँ 3-4% की कमी हो सकती थी वहाँ सिर्फ 1.5% की कमी की गई है। अभी ये जो जिन मुश्किल इक़दामात की आप बात करें, किसी हुकूमत ने क्यों नहीं उठाई, इस हुकूमत के लिए शायद, और जो माजी की 2 हुकूमतें रही हैं, जो एक पीडीएम की पीटीआई की थी, बड़े आइडियल हालात थे कि बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, एस्टेब्लिशमेंट से भी पूरा एक ग्राउंड सेट था, कोई ऐसी मजबूत सामने कोई अपोजिशन नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट हासिल थी। फिर ये काम क्यों नहीं हो सका? फिर तो कोई ऐसी रुकावट होनी नहीं चाहिए थी इन इक़दामात को उठाने में। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई कॉन्क्रीट प्लान इस चीज़ का मौजूद नहीं है कि हम जो है अपनी इकोनॉमी को बैक एंड ट्रैक सेल्फ सस्टेनेबल कैसे करेंगे। आप ये भी देखें ना, एक सेकंड के लिए हम इस बात को उठा लें कि भाई कब तक हम आईएमएफ के आशीर्वाद के तहत ही बजट बनाते रहेंगे। अभी मिसाल के तौर पर आज की तारीख में पिछला बजट भी हमारा आईएमएफ के तहत बना था, उससे पिछला भी बना था। और अगर आज हम जो प्री आईएमएफ दौर में, कि इस वक्त आईएमएफ का रनिंग प्रोग्राम आई थिंक कोई भी नहीं है, तो ये बजट भी हम आईएमएफ की प्री कंडीशंस के तहत बना रहे हैं, नंबर 1। और हम जब साइन कर लेंगे एग्रीमेंट तो अगले 3 बजट भी हमारे आईएमएफ के तहत ही बनेंगे। तो यानी अगले 4 बजट तक, आज का बजट मिला के अगले 4 बजट तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम आईएमएफ से निकल के बजट बना सकेंगे। और देखिए, आईएमएफ के प्लान के तहत या आईएमएफ के अंदर किसी मुल्क ने कभी तरक्की नहीं की है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा मजबूत प्रोग्राम मौजूद है कि 4 साल बाद हम आईएमएफ से जान छुड़ा सकेंगे, हम आईएमएफ से निकल सकेंगे। और अगर वो प्रोग्राम भी हमारे पास 4 साल बाद का भी प्रोग्राम मौजूद नहीं है, तो फिर क्या मतलब अगली जनरेशन को भी इसी तरह छोड़ के जाएंगे? मैं समझता हूँ सबसे अहम सवाल तो ये है। ठीक है, तो नदीम कुरैशी साहब, आपकी हुकूमत ने भी कोई 3 बजट तो पेश किए 2019, 20 और 21 में। शब्बर जैदी साहब को आप लोग लाए टैक्स रिफॉर्म्स करने, लेकिन वो भी फिर 6-7 माह में वो छोड़ के चले गए। फिर बाद में उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए। ये जो एक इम्बैलेंस सिस्टम है पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का, ये कोई हुकूमत क्यों इसको बैलेंस करने में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही? ये जो सेक्टर्स टैक्स नेट से बाहर हैं, क्यों आपकी भी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी, जबकि आप लोगों को समझती कि हाँ ये होना चाहिए? अभी भी हम देखते हैं कि हुकूमत के बड़े सीनियर लोग ये बात करते हैं कि हाँ ये टैक्स का निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए, कर ये भी नहीं पा रहे हैं। वजह क्या है इसकी? देखिए बाब साहब, एक तो आपका हमारी हुकूमत से आज के दौर को कंपैरिजन करना, मैं इसको मुनसिफाना नहीं समझता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने दिन भी 3-3.5 साल के दौरान जो गवर्नमेंट मिली, उसमें कोविड एक बहुत बड़ी एक्टिविटी ऐसी थी कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम और बिलखुसूस पाकिस्तान की तो इकोनॉमी हमेशा से चैलेंजेस को फेस करती रही है। हम डिस्टर्ब रहे, लेकिन इसके बावजूद उन दिनों में आप देखें जीडीपी की शरह क्या थी, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट क्या था, पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व्स क्या थे, और फॉरेन रेमिटेंसेस किस तरह से बढ़ रहे थे। साथ साथ पाकिस्तान की इंपोर्ट में कितना इजाफा हुआ, और टैक्स नेट में हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के टैक्स नेट में इतने लोग शामिल हुए। आज अब मौजूदा गवर्नमेंट को जब आप ये फरमाते हैं कि जी पीडीएम की गवर्नमेंट में भी हालात थे, पीटीआई की थी, और इस गवर्नमेंट को आप क्लीन चिट जो दे रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आता क्यों दे रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से यही गवर्नमेंट है, यही सेक्टर है। मतलब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई, वो भी ऑलमोस्ट यही टीम थी। अब जो ये लोग बैठे हैं इनको भी 4-5 माह हो गए। एक हर शख्स बार बार ये बात करता है कि जी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है वो 60% इकोनॉमी को। अच्छा नलीम साहब, क्लीन चिट तो इनको भी नहीं दे रहे, इन पर तो बल्कि बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि चार्टर ऑफ इकोनॉमी का नारा तो इन्होंने ही लगाया था, तो इनसे तो मजीद सख्त सवाल बनते हैं। लेकिन आपने फरमाया कि जी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी ये नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पिछले 3 दहाइयों में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने वाली हुकूमत थी। सबसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेड डेफिसिट आपका ऑलमोस्ट 0 हो गया। कभी ऐसा लगा वो सेक्टर्स को एग्जेम्पशन रही ना, जिनको माजी में भी एग्जेम्पशन थी, वो आपके दौर में भी रही। शब्बर जैदी साहब आए लेकिन कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सके। वो एक चीज गुजारिश करता हूं, अभी नुमान साहब ने भी कहा, आपने भी फरमाया, हर शख्स ये कहता है कि जी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है टैक्स नेट से बाहर हुआ है। कभी किसी शख्स ने ये सवाल किया कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चरिस्ट को कौन से चैलेंजेस का सामना है?
क्या पाकिस्तान के काश्तकार को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों को आप कैसे कह सकते हैं वो टैक्स सेट में नहीं है? वो तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, पाकिस्तान का काश्तकार जिस रेट पे डीएपी परचेज करता है, जिस रेट पे यूरिया परचेज करता है और जिस कॉस्ट पर उसकी प्रोडक्शन सेल होती है, उसका गैप ही उसकी कमर तोड़ने के लिए काफी है। अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो हमारी एक बड़ी मेन कैश क्रॉप थी वीट, उसको जिस तरह से मिसमैनेज किया गया और क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले एक बहुत बड़ी मिकदार में बिलियंस डॉलर की गंदम इंपोर्ट की गई, किसी शख्स ने उसको टेकअप नहीं किया उस मैटर को, तो एग्रीकल्चर हमारी ऑलरेडी टैक्स के साथ अटैच है। नदीम साहब, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स तो वो तो एक रिक्शा ड्राइवर, एक मैकेनिक, एक ठेले पे कोई चीज बेचने वाला, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये लोग भी उसी तरीके से अदा कर रहे हैं जब ये कुछ खरीदते हैं। वो बात तो ज़ाहिर है कि वो उस डायरेक्ट टैक्स की हो रही है एक शोबे के तौर पर। एक गुजारिश कर, वाहिद शोबा हमारा एग्रीकल्चर, अगर कोई गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज करने में कामयाब हो गई, हमें ये जितने क्राइसिस हमारे इकोनॉमी के है ना, तो हमारी सिर्फ एग्रीकल्चर ही हमें उसको हल्के से लेके जा सकती है। अगर हम ये सिर्फ टैक्सेस के टैक्स नेट में लाकर एग्रीकल्चरिस्ट को और डिस्टर्ब करेंगे और अपने छोटे फार्मर को बजाय सपोर्ट देने के, मतलब आप उसकी क्रॉप लेने के जिम्मेदार नहीं है, आप हर रोज पे टैक्सेस लगा रहे हैं। आप बिजली का यूनिट देके जो ट्यूबवेल का यूजर आज जो बिजली के रेट दे रहा है, आपके आज उसकी जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, हर्बिसाइड्स है, उनके रेट्स क्या है, उन पे कितना टैक्स है? आप टैक्स नेट में शामिल लोगों को एक ऐसे करप्ट टैक्स सिस्टम के जरिए छूट दे रहे होते हैं। आपका रियल एस्टेट कितना परसेंट टैक्स दे रहा है, कभी किसी ने देखा? आपका पब्लिक सेक्टर कितना टैक्स दे रहा है? और सबसे बड़ा जो लूपहोल है, मैं कॉमन मैन करूंगा, मैं आम बात करूंगा, आप यकीन करें जो हमारा एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है टैक्स कलेक्शन का, वो इतना करप्ट है कि लोग कहते हैं बजाय टैक्स देने के हम इस स्टाफ को, इस अमले को, ये जो टैक्स कलेक्टर है या एफपीआर के लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, इस डिपार्टमेंट में ना सब लोग अच्छे होते हैं ना सब लोग बुरे होते हैं, लेकिन बदनसीबी से हमारा निजाम इंसाफ, हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारे लोगों को न सिर्फ डिमोटिवेट कर रहा है बल्कि उनको इस बात पर भी कायल कर रहा है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर ले जाए। किसी ने पूछा कि दुबई में जो 11 अरब डॉलर के पाकिस्तान के एसेट्स हैं उन पे कितना टैक्स आएगा, वो किस तरह से पाकिस्तान से करेंसी बाहर गई, वो किस तरह से पाकिस्तान से तरसीलात हुई उन रुपयों की। मतलब जहां जो मेजर डकैती है हम उनको इग्नोर करते हैं, हम आम आदमी, आम पाकिस्तानी की देखिए 326 अरब रुपए का टैक्स दे रहा था आपका तनख्वाहदार तबका, अब जो प्लान है वो 526 अरब देगा तनख्वाहदार तबका। आप एक शख्स को जो अपने बच्चों का रिस्क अपने किचन की गाड़ी चलाने से बेजार है, आप उसका स्क्रू टाइट करके चाहते हैं कि ये चूड़ियां टूट जाए। आप एक कॉमन मैन को तनख्वाहदार तबके को इस कदर ठीक है, मतलब वो आपका साफ टारगेट है। तो ठीक है, क्या प्लान है हुकूमत के पास? ज़ाहिर है आयशा गौस पाशा साहिबा, आप सियासी वजूहात बता रही थी कि ये जो बड़े बड़े जो शोबे हैं जिनमें बड़ी कमाइयाँ हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते या उस तरीके से नहीं देते जितनी ज़रूरत है, तो फिर उसके कौन से सियासी मफादात हैं जो आड़े आते हैं? कोई भी हुकूमत क्यों इसमें कोई अमली कदम नहीं उठा पाती? जी आयशा साहिबा। जी, मैं एग्जैक्टली यही कह रही थी कि ये जो बातें अभी आपने पूछी और मेरे ख्याल से जैदी साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया। देखिए, ये टैक्सेस का सारी हुकूमतों को ये पता है कि ये अंडर टैक्स है, ये नहीं कि ये ठगी छुपी बात है। चाहे जो बात मेरे इससे प्रीवियस स्पीकर ऑनरेबल कह रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि डिस्गाइज टैक्सेशन है, आपके पीछे इनपुट्स पे टैक्सेशन लग रहा है तो लिहाजा जस्टिफाइड नहीं है। तो ये आर्ग्यूमेंट एक जमाने में वैलिड होगा, अब नहीं है। इनकम चाहे जो भी हो, और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सभी दे रहे हैं। इनका इस वक्त डायरेक्ट टैक्सेस जो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल रहा है वो हमारा 2 से 3 बिलियन के दरमियान है। आपका ये 1/5 ऑफ द इकोनॉमी है। तो जाहिर और होना कितना चाहिए आयशा साहब? छोटा किसान जो है वो होना कितना चाहिए? जी, छोटा किसान जो, तो उस पर कोई टैक्स लगाने को कह नहीं रहा। बड़े बड़े जमींदार जो है उनकी बात हो रही है, उनको प्रॉपर टैक्स कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब आप बात आए कि क्यों नहीं हुई, ये बात इसलिए नहीं हो पा रही कि देखिए, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपकी पॉलिसी सही होनी चाहिए, फिर वो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं वो उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करे वो पॉलिसी को। ये दोनों चीजों में हमारी यहाँ कमी रह गई है।
जो एग्जामिशन हम देते रहते हैं, अभी ऑलरेडी एक मैं यूएनएस कैप की रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क में टैक्स कैप ये जो आप एग्जामिशन देते रहते हैं और जो आपकी पूरी तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, तकरीबन उन्होंने 2 ट्रिलियन यानी 2000 बिलियन से ज्यादा वो अमाउंट क्वांटिफाई किया है कि अगर आप ठीक से टैक्स लगाएंगे तो इन्हीं आपके टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा और आपकी टैक्स रेवेन्यू जो है वो 30% ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अच्छा जो रियल टारगेट्स हैं कोई 13,000 अरब के, अभी वो हासिल करने में बड़ी मुश्किल है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई 2,500 अरब इजाफी टैक्सेस लगाए जाएं। तो अगर ये इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं कल, तो ये कितना रियलिस्टिक चांस है? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं कि क्या वाकई ये जमा भी हो सकेंगे? इतना बड़ा अमाउंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस आवाम से निकाल सकेगी? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सारे मेहमानों की इस पर राय जानेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब, आयशा गौस पाशा साहिबा, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो नुमान साहब, ये जो एक रियल टारगेट था जो टैक्स कलेक्शन का, रेवेन्यू का, वो तो रखा गया था कोई 13,000 अरब, जिसमें पहले ही कोई 9,500 अरब निकल जाना है कर्ज़ों की मद में और जो कर्ज़ों पर सूद है उसकी मद में। अब ये जो 2,500-3 हज़ार अरब मजीद इजाफी टैक्स की बात हो रही है, ये किस तरह से जमा किया जाएगा? इसका क्या मैकेनिज्म होगा? वो जो एक रिवायती तरीका है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा? देखें, थोड़ा सा पिछले 2-3 सालों की पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन की हिस्ट्री को, उसकी मैकेनिक्स को समझें। किसी ज़माने में जो आपका डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स जिसे कहते हैं, ये सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट हुआ करता था पाकिस्तान की इनकम टैक्स कलेक्शन का। तो बुनियादी तौर पर 3 कॉम्पोनेंट्स है पाकिस्तान की इनकम टैक्स के अंदर। एक डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक आपका सेल टैक्स है, तीसरा कस्टम ड्यूटी है। जब पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई और साथ ही साथ आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होना शुरू हुई, यानी 100 का जो डॉलर था वो 150 पे आया, 200 पे आया, तो गवर्नमेंट के तो मज़े लगे हुए थे, क्योंकि इंपोर्ट स्टेज पर जो कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स बढ़ता है वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा था। उसके लिए ना आपने कोई कलेक्शन करनी है ना कुछ काम करना है। अब हुआ ये कि ये सिलसिला आप जानते हैं कि हम 100 से शुरू होकर तकरीबन 250 पे हमारा डॉलर जो है ना आज खड़ा हुआ है, जिस भी वजह से, जिस भी दौर में। लेकिन हुआ ये कि उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी इंपोर्ट अब जाके थोड़ी हमने लास्ट ईयर में कम की है, वरना आपकी इंपोर्ट भी बढ़ रही थी, आपके डॉलर की वैल्यू भी गिर रही थी। नतीजा क्या निकला था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स वाले, वो ऑटोमेटिकली हो रहे थे। अब देखिए, हो ये रहा है कि इस वक्त आज की तारीख में आपका तकरीबन डॉलर कह सकते हैं कि जिस भी तरीके से स्टेबल है, 270-275 के आसपास चल रहा है। अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि डॉलर में डेप्रिसिएशन नहीं आएगी और इंपोर्ट्स भी नहीं बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स भी इसी लेवल पे बढ़ेंगी, इसका मतलब ये है कि करेंसी डेप्रिसिएशन और इंपोर्ट के स्टेज पे आपको जो टैक्स मिल रहा था वो तो बढ़ेगा नहीं। अब गवर्नमेंट के पास उसका हल क्या रह जाता है? अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर आप इंपोर्ट स्टेज पे नहीं बढ़ा रहे तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा इकोनॉमी के रेगुलर वर्किंग से। अब उसका तरीक़ेकार ये है कि जैसा कि गल्फ कंट्रीज़ ने अभी किया है कि उन लोगों ने डिजिटल इकोनॉमी को डिजिटलाइजेशन शुरू की है, यानी छोटे छोटे जो है ना, ठेले वाला भी है, छोटी दुकान वाला भी है, हर जगह POS मशीन लगी हुई है, आप जाएं अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और आप निकल जाएं। अब हमने इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करनी, हमने इकोनॉमी की डिजिटलाइजेशन भी नहीं करनी, हमने इकोनॉमी में जो है जो अनटैक्स सेक्टर है उसको पॉलिटिकल बेसिस पे जो है उसको लेके भी नहीं आना, ट्रेडर्स को भी लेके नहीं आना। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? इसका सिर्फ आखिरी एक ही हल रह जाता है, जो प्रैक्टिकल हल है कि जो लोग टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं उन्होंने से मजीद उनका खून चूसा जाए। अच्छा, मैं भी ये बताता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी बताऊँ कि ये जो टैक्स नेट के अंदर लोग मौजूद हैं इनको भी स्क्वीज करने की एक लिमिट है। आप एक लिमिट तक ही उनको टैक्स लगा सकते हैं, उसके बाद उनकी भी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इकॉनमी में इस वक्त जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, नतीजा क्या निकलता है कि नए लोग तो मार्केट में आ नहीं रहे, और स्पेशली नए लोग जो मार्केट में आ भी रहे हैं वो कौन लोग हैं? जो नौजवान तबका है, जो मिसाल के तौर पर 40, 50, 60, 70 लाख रुपए तक के लिए, एक मिसाल दे रहा हूं, नौकरी करता है, जो पढ़ा लिखा तबका है। लेकिन जो आपका हायर इनकम टैक्स है उसके अंदर तो लोग मजीद जा ही नहीं रहे। तो यानी गवर्नमेंट अगर बढ़ा भी दे तो मजीद हायर इनकम टैक्स के लोगों से वो इनकम टैक्स वसूल नहीं कर सकेगी। इसी तरह कॉर्पोरेट्स जो हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं या वो कंपनियां जो ग्रुप टैक्सेशन के अंदर आती हैं, वो तकरीबन 60% तक ऑलरेडी टैक्स दे रही हैं। अब आखिरी हल यही रह जाता है कि या तो वो कंपनियां बंद करके एसेट बैठ के मुल्क से बाहर चले जाएं। तो कहने का मकसद ये है कि पॉलिसी भी आ जाती है, ऑर्डर भी आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? ये POS वाली आपने बात की, कुछ साल पहले इसको नाफिज करने की कोशिश की,
वो नाफिज नहीं हो सकी। नहीं, अगर आप रिटेल सेक्टर के लिए वो देखिए, ताजिर दोस्त economy ऐप आई, उसमें सिर्फ 23,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया, वहाँ कामयाबी नहीं हो सकी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि वो कोई 4.5 पौने 5 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है उस पर 45% टैक्स वो किया जा रहा है, वो 16% से बढ़ाकर वो कहाँ उसको लेकर जा रहे हैं। चाहे वो अभी तजवीज़ की हद तक ही है, लेकिन ये होता ही है ना कि 45% की तजवीज़ है, 30% इंप्लीमेंट कर दो तो वो सबका फ़ायदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होना है। अभी जैसे हमारे एक दोस्त जो है वो चैलेंजेस बता रहे थे, जो एग्रीकल्चर के चैलेंजेस हैं फलाने के, भाई वो चैलेंजेस तो हर पाकिस्तानी के लिए हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो एग्रीकल्चरिस्ट के हर पाकिस्तानी के लिए बढ़ी हुई है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हर पाकिस्तानी के लिए बढ़ी हुई है। तो सिर्फ चैलेंजेस की बुनियाद पे देखा जाए और एफबीआर के निज़ाम में करप्शन की बुनियाद पे देखा जाए तो ये तो वो चैलेंज जो हर पाकिस्तानी फेस कर रहा है, सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट नहीं कर रहा। तो अब क्या करें, इसका आखिरी हल ये रह जाता है कि सब लोग जो है टैक्स पे करना छोड़ दें और गवर्नमेंट मजीद नए नोट छापे और इकॉनमी में डालना शुरू करे। ये इस मसले का हल नहीं है। मसले का हल एक ही है कि अगर हम बाकी हम ये नहीं कर सकते कि अगर घर जल रहा है तो हम कहें कि भाई ये बंदा टैक्स पे करेगा और मैं तो अपना घर बचा लूँ और मेरे साथ वाले का घर ना बचे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने चलाना, मैं देखें एक और ही बता रहा हूँ फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव, जो लोग टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं उनको स्क्वीज करने की लिमिट आपकी पूरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, मजीद आप उससे स्क्वीज नहीं कर सकेंगे। इसके नतीजा ये निकलेगा कि लोग जो है, शायद ये हो सकता है कि वो जो हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कल को शायद जो है वो नौकरी छोड़ के अपनी एक इंडिविजुअल कंपनी बना के अपनी सर्विसेज को जो है उसी कंपनी को आउटसोर्स कर देते, कंसल्टेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दो। ये बाज़ मुल्कों के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि नतीजा क्या निकलेगा कि हमारे मजीद जो है कर्जे बढ़ते चले जाएंगे। जब तक आप अनटैक्स सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को टैक्सेशन नेट के अंदर लेके नहीं आएंगे तब तक काम आपका नहीं चलेगा। और साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर आपने अपनी एक्सपोर्ट्स, जिस तरह की डिजिटल एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं, उसको जो अभी 3, 4 या 5 बिलियन डॉलर के आसपास हैं उसको बढ़ा के 10-15 बिलियन डॉलर तक लेके जाना होगा ताकि आपके पास डॉलर भी आए और उससे थोड़ा बहुत टैक्स भी कलेक्ट कर सकें। अदरवाइज आपकी इकॉनमी में जो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन के अलावा सस्टेन कोई चांस नहीं है कि आप आगे चल सकें। क्योंकि ये भी हम देख चुके हैं कि जैसे अभी आपने कहा 9,500 अरब जो है वो सूबों को चला जाएगा। अब ये भी एक पॉलिटिकल डिसीजन है कि हर सूबे ने अपनी 2.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, कोई भी उसको जाने को तैयार ही नहीं है। हर सूबा चाहता है कि हमारे पास जो है 2-3 ट्रिलियन रुपए आ जाएं, फिर हम मर्जी से जिस तरह चाहें खर्च करें इसके ऊपर। अब हर चीज़ अगर पॉलिटिकल डिसीजन है तो फिर इकोनॉमी पे तो डिस्कशन करना ही बेकार हो जाता है ना, टेक्निकल्स में तो बात ही नहीं हो सकती। तो अब नदीम कुरैशी साहब, ये हालात इस वक्त बड़े सख्त हैं, हुकूमत को इक़दामात भी बड़े उठाने हैं और कुछ इनकलाबी इक़दामात उठाने हैं। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की है, जब वो आपकी हुकूमत थी उस वक्त भी उन्होंने पैगाम भेजा और बराह रास्त भी बात की। अब भी वो चार्टर ऑफ इकॉनमी की अगर बात करते हैं तो आप और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ कर इकॉनमी पर बात करने को तैयार हैं, चूँकि सियासी डायलॉग्स आप लोग हमने देखा था कि नहीं करना चाह रहे थे। कल कुछ खबर सामने आई है कि अब आप लोग ज़रा थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं और मुल्क के वसीतर मफाद में बात करने को तैयार हैं। तो मुल्क की मईशत को लेकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है। अब सर, मैं एक तो नुमान साहब को थोड़ा सा इनकी बात में इजाफा करूँ। मैंने कतई ये नहीं कहा कि सिर्फ एग्रीकल्चर के लोगों के चैलेंजेस हैं, कॉमन मैन के चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। मैंने एक आम फहम बात की है। देखिए, मईशत की टेक्निकलिटीज हर शख्स नहीं समझ सकता। मैं कोई मईशतदार नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ और कॉमन मैन की तरह सोचता हूँ, कॉमन मैन की तरह मैं तवज्जो चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि जिस मुल्क की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन स्मगलिंग में चला जाता हो, आप सिर्फ 2 बॉर्डर से जो होने वाली स्मगलिंग पाकिस्तान में आती है, अभी कई लोग इसको अपने लिए समझेंगे जी मैं आपको तंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये ग्राउंड पे मौजूद है। आपका जो चमन अफगान बॉर्डर है और जो तफ्तान बॉर्डर है, जितनी वहां से जितनी एक्टिविटी जनरेट होती है, अगर सिर्फ उस पर टैक्स लग जाए तो पाकिस्तान की मईशत को बजाय हम आम आदमी का खून चूसने के और तनख्वाहदार तबके का खून चूसने के सॉफ्ट टारगेट्स की बजाय बड़े टारगेट्स को अगर हम अपना गोल बना लें तो इसमें क्या मजाक है। कौन वो लोग हैं जिनकी अरबा डॉलर की प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से बाहर है, उनसे कौन पूछेगा भी आपने टैक्स किया या नहीं किया। आप एक शख्स को जिसका 3,000 रुपए का बिजली का बिल है, उसकी बिजली की कंजप्शन सिर्फ 700-800 रुपए की है, उस पर 21-2200 रुपए टैक्स लगा रहे हैं। आप सही गैस के यूजर को देख ले, आप पेट्रोल डीजल के यूजर को देख ले। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम अपने जो बिग गन्स हैं, जो बहुत बड़े, जो उनके पास जो मईशत के बहुत बड़े जो चौके हैं मईशत की, हम उनको छोड़कर अपने सॉफ्ट टारगेट्स को प्लान करके जो ये सारा मैकेनिज्म बनाते हैं, उससे अल्टीमेटली फेल हो रहा है। नुमान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी कैपेसिटी नहीं होगी टैक्स देने की, मैं अपने बच्चों से खुशी करूंगा। जहां तक आपने बात की तहरीक इंसाफ की, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी मुल्क की खैर है, हम यही के लोग, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, हम इसी मिट्टी में जाते हैं। इसकी खैर होगी तो हमारी खैर होगी। कौन चाहेगा कि हम इस पर बात न कर सके
लेकिन बात साफ दिल नेक दिल लोगों से की जाती है। बात उन लोगों से की जाती है जो अपने मुखालिफ की राय को इज्जत और एहतराम दे। बात उन लोगों से नहीं की जाती जो अपने मुखालिफ की दलील को जूते के जरिए, डंडे के जरिए, हथकड़ी के जरिए हल करने की कोशिश करें। हमें ये मजबूरी में ये बात करनी पड़ती है, तब हम चाहेंगे कि हम पाकिस्तान ठीक ना हो। क्योंकि मैं खुद विक्टिम हूँ इन सारे मसाइल का। आज कोई भी शिफाफी जो चाहता है कि वो टैक्स भी दे, पाकिस्तान फ्लरिश करे, पाकिस्तान की इज्जत और नेक नामी हो। हम दुनिया की मिसालें लेते हैं। मैं चूंकि थोड़ा सा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जाती तौर पे मेरी इसमें मेरा वर्क भी है और मेरी राय भी है। अगर हम अपने एग्रीकल्चरिस्ट को, अपने काश्तकार को सिंध में है, पंजाब में है, केपी में या बलोचिस्तान में, उसको ईज करेंगे तो अब मुझे एक सवाल का जवाब कोई सकते थे। अभी वीट की क्रॉप आई थी, आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाते हैं, एक शख्स की वीट बिकेगी नहीं, वो मतलब सड़कों पे रुसवा होगा, आप उसे टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे? कोई एक शख्स का जवाब देते मुझे। शुगर केन के फार्मर को जब शुगर केन फैक्ट्री पेमेंट ही नहीं करेगी, आप उसकी एक तो उसकी क्रॉप फंसेगी, क्योंकि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर 80% क्रेडिट बेस्ड। जब वो शख्स अपनी प्रोडक्ट क्रेडिट पे देता है, आप उसकी वो रकम जो फंसी हुई है उसको टैक्स नेट में लाकर मजीद उसको मजबूर कर रहे हैं इस बात पर कि वो एग्रीकल्चर से चला जाए, वो छोड़ दे एग्रीकल्चर को। आज वो मुल्क जो कॉटन की 1,70,80,00,000 बेल्स पैदा किया करता था, उसकी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज डिपेंड कर रही है एक्सपोर्टेड टेक्स कॉटन पर। ठीक है, चलें, ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं नदीम साहब, ये तो ज़ाहिर सामने आ गया। तैमूर तालपुर साहब पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो तैमूर साहब, ये पीपल्स पार्टी ने कल ही इन ख़यालात का इजहार किया और ये इसको हम क्या इंकशाफ कह लें कि आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया इस बजट साजी पर। कल बजट आने जा रहा है, खुर्शीद शाह साहब उससे चंद घंटे पहले कहते हैं कि हमें तो हुकूमत ने कुछ बताया ही नहीं है कि इस बजट में वो आवाम को कोई रिलीफ देने जा रही है, मज़ीद सख्ती होने जा रही है। आप लोगों को अभी तक की भी चीज़ का कोई नहीं है, हुकूमत ने आप लोगों को नहीं लिया एतमाद में। ये बहुत दुख की बात है, ना ही कि हमें बजट में इन्होंने कॉन्फिडेंस पे लिया है और ना ही इन्होंने हमें जो IMF के साथ इनकी डील सर्विस हुए उनमें भी हमें नहीं इन्होंने लिया। हालांकि नून लीग अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों पर और हमारी बुनियाद पर आज हुकूमत में है। पर मैं समझता हूँ सदर जरदारी की मुलाकात चल रही है शहबाज शरीफ के साथ। आई एम होपफुल कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और जो चीज़ें हैं हमारे सामने रखी जाएंगी ताकि हम बेहतर इनपुट दे सकें, इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहतर काम कर सकें। लेकिन अब तो तैमूर साहब, अगर आपके सामने चीज़ें रख भी दी जाएं, इतने जो चीज़ तय हो चुकी होगी, पहले ही फाइनल हो चुकी होगी, वो चंद घंटों में उसमें क्या तरमीम हो सकती है? कोई अवामी रिलीफ अगर आप उसकी डिमांड करें और ये हुकूमत ना पूरी करे तो फिर आप लोग अपने किसी और ऑप्शन पर भी सोचना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये अभी तक तो ऐसे नहीं हुआ। इतने अरसे में ये कोई ऐसी बात की गई हो, कोई ऐसी चीज़ की हो जो कि हमारे बातों के मुखालफत में गई हो। मैं नहीं उम्मीद ना ही तो इस पोजीशन में है अभी मुस्लिम लीग नून, ना तो इस पोजीशन में है अभी, और ना ही मैं सबसे समझता हूँ ये अफोर्ड कर सकती है कि ऐसा कोई रिस्क लिया जाए। तो तैमूर साहब, अगर एक आम आदमी पर कल के बजट में इजाफी टैक्सेस लगते हैं, टैक्सेस की शरह में इजाफा होता है, तो उस पर फिर क्या मौक़िफ़ होगा पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी जो चीज़ें हैं जो आवाम के खिलाफ जाएंगी, अभी भी अपोज उनको कभी सपोर्ट नहीं करेगी। और बड़ा वाज़ेह में बताता चलें कि जो भी हमारी जायज़ डिमांड होंगी, वो भी हमारा जायज़ रिलीफ होगा जो लोगों को देना चाहते हैं, वो हुकूमत को देना पड़ेगा हर हाल। अच्छा, और ज़ाहिर है अगर हुकूमत को देना होता तो आप लोगों को पहले ही ऑन बोर्ड लिया जाता, आपसे आपकी तजावीज़ ली जाती। शायद हुकूमत के पास इस वक्त स्पेस ना हो, तो अगर हुकूमत की मजबूरी है आवाम पर बोझ डालना, तो फिर उस मजबूरी को आप समझेंगे या फिर सियासी तौर पर थिंक टैंक बैठेगा, कोई फैसला होगा कि जी हुकूमत को सपोर्ट करना है आगे या नहीं करना? सदर जरदारी ने हमेशा बहुत अच्छा इनपुट दिया है और हमेशा बेहतर एडवाइस दिया है, जिसके वजह से बहुत से मसले मसाइलों को हम टाल चुके हैं और टालते रहेंगे। और मैं समझता हूँ यही जो है बेनिफिशियल होगा इस मुल्क के लिए भी और इस मुल्क की क़यादत के लिए भी और इस मुल्क की हुकूमत के लिए भी, कि वो जो भी फैसले करें वो सदर जरदारी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कॉन्फ्रेंस देने के बाद करें। मैं समझता हूँ अभी बहुत लेट नहीं हुई, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी मैं समझता बदल सकती हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि हुकूमत बहुत सख्त प्रेशर में है IMF के, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिंगल हैंडली अपने फैसले करें। ठीक है, तो आयशा गौस पाशा साहिबा, ये आपकी हुकूमत ही इस वक्त पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से, उनके वोट से कायम हुई है। अगर ये आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी हुकूमत नहीं होती इस वक्त, तो इनको क्यों किसी भी मामले पर आप लोग एतमाद में नहीं लेते?
चलें आयशा साहिबा से ये सवाल ज़रा दोबारा करेंगे थोड़ी देर बाद। नुमान साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़ाहिर है अगर एक हुकूमत ने चलना है और अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर चलना है तो ये इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है? अब एक ऐसी जमात जो कि इस वक्त बड़ी सियासी इत्तेहादी है, जिसने सपोर्ट करके ये हुकूमत बनवाई है, अगर हुकूमत उसी को एतमाद में नहीं लेगी तो बड़े माशी फैसले, मुश्किल चैलेंजेस पर कैसे अबूर हासिल कर सकेगी? देखिए, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, अभी आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी का सवाल कर रहे थे ना कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। तो अगर हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो कोalition पार्टनर्स, अगर वही आपस में बात नहीं करेंगे तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसमें सारी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना होता है वो कैसे पॉसिबल होगा? तो ये तो इसके बगैर तो चाराकारी नहीं है। लेकिन जाहिर है कि तालपुर साहब ने जैसे कहा कि अभी जो पीपल्स पार्टी, उसको भी अपने हुकूमत के चैलेंजेस का पता है। और ये देखिए, हमने पहले भी कहा कि चैलेंजेस सबको पता है, सवाल चैलेंजेस के पता होने का नहीं है। एमपीएमएल को भी पता है, पीटीआई को भी पता है और पीपल्स पार्टी को भी पता है कि भाई हमें अपना टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है, अपनी एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपने एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए जो इकदाम करने की जरूरत है, मतलब मैं आयशा साहिबा की बात से एग्री करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि भाई मसाइल भी हमको पता है, हमको सोल्यूशन नहीं पता है, कोई ढकी चुकी बात हो, लेकिन ये फैसले कौन करेगा? सवाल ये पैदा होता है कि अगर मिसाल के तौर पर ये मुश्किल फैसले करने हैं तो मुश्किल फैसले करेगा कौन? वो मुश्किल फैसले हो नहीं रहे ना। और हमने सारी गवर्नमेंट देखी पिछले 20 साल, मैं तो उसको कहता हूँ कि आप इस एक साल में मत देखें, हमारी जो मेजर 3 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उस सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने IMF से डील किया है, सबके वही चैलेंजेस रहे हैं और सबने उसी किस्म के इकदाम से गुरेज किया है। तो मैं तो ये कहता हूँ ना कि भाई आप इसको देखें कि भाई अगर ये 3-4 जो पॉलिटिकल पार्टी हमारी मेजर हैं, इनमें से कोई भी अगर जो है ये मुश्किल फैसले नहीं कर सका तो फिर ये मुश्किल फैसले आखिर करेगा कौन? और कब? ये अगर इस वक्त नुमान साहब, क्या वक्त ऐसा है कि अगर अभी नहीं हुआ विंडो नहीं रह गई हमारे पास? देखें, मैंने आपको कुछ देर पहले भी कहा कि जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मजीद टैक्स पेयर को जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है उसको स्क्वीज करने की गुंजाइश नहीं है आपके पास। और इसके बहुत सारे टेक्निकल रीजन है, इसकी तफसीलात में मैं जा सकता हूँ, लेकिन वक्त नहीं है अभी हमारे पास। आप मजीद एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को स्क्वीज नहीं कर सकते। नदीम कुरैशी साहब, अब जाहिर है अब कल के बजट के बाद ये पता चलेगा कि उसके बाद एक आम आदमी पर कितना मजीद बोझ पड़ता है। आयशा साहिबा भी मेरे साथ आ चुकी हैं। तो आयशा साहिबा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों आप लोगों ने बजट के मामले पर एतमाद में नहीं लिया? देखिए, ये तो अभी सिटिंग एग्जीक्यूटिव जान सकते हैं कि क्या पोजीशन हुई है। जहाँ तक मैंने अखबारों में पढ़ा है, पीपल्स पार्टी को ब्रीफ तो किया गया था टीम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने चाइना से ज्वाइन किया था इस लिंक को, जिसमें पीपल्स पार्टी की जो सिलेक्ट कमेटी थी उसको बजट के बारे में, IMF की डील के बारे में, उनकी कंडीशंस के बारे में बताया गया था। और दूसरी बात तो ये जरूरी चीज है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए, जब नेशंस रिफॉर्म करती है, इसे फेडरल गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, ये सारे सूबों को उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये पूरे पाकिस्तान का रिफॉर्म होगा मुख्तलिफ सेक्टर्स में। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि अकेले फेडरल गवर्नमेंट और सूबे पीछे रह जाएं या अकेले सूबे चल जाएं बाकी पीछे रह जाएं। सब ने मिलके एज अ फेडरेशन ये रिफॉर्म का प्रोसेस आगे बढ़ाना है। बजट इसकी पहला कदम फॉरवर्ड है। इसी तरह आपने आगे बढ़ना है। सोच बहुत अच्छी है हुकूमत की, लेकिन अब देखना है कि इस पर अमल दरामद कब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा गौस पाशा साहिबा, तैमूर तालपुर साहब, नदीम कुरैशी साहब, नुमान अब्दुल मजीद साहब आए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।